नमस्कार, वीएल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को पढ़ना। कृषि प्रधान इस प्रांत का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रांत को अपना नाम यानी उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ प्राप्त हुआ था। 1937 से 1950 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपने पुराने नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस से चर्चित था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का ही अंग था। बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को पश्चिमी प्रांत भी कहते थे। आगरा प्रेसिडेंसी बनने पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से निकालकर आगरा प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। 1836 ईस्वी में इस प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हो गया तथा मुख्यालय इसका आगरा बनाया गया। 7 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में कुल 12 जिले थे। याद रखेंगे 12 जिले थे और 12 जिले थे लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली। 1857 की विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के पश्चात 1858 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तर पश्चिमी प्रांत को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित प्रांत बना दिया था। 1858 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया था। 1868 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। 1877 ईस्वी तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत का इलाहाबाद। 1877 ईस्वी में इन दोनों प्रांत अवध व उत्तर पश्चिमी प्रांत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। 1920 ईस्वी के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत आगरा अवध यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध की सरकार इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। 1921 ईस्वी में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना 1921 में की गई। 1935 ईस्वी तक प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित किया गया था। 1937 ईस्वी में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम परिवर्तित करके संयुक्त प्रांत रख दिया गया। यह नाम 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा। अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था। 1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया था। 1774 ईस्वी में अंग्रेजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर यानी कटरा में पराजित कर रुहेलखंड अवध के नवाब को सौंप दिया था। 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला अवध का नवाब बना। आसफुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि करके बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। बनारस के राजा चेत सिंह ने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक धन मांगे जाने का विरोध किया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया। बनारस पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया। 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस प्रांत में बनारस क्षेत्र, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में थे। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब सादात अली ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र, इलाहाबाद क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे। 1856 ईस्वी में अवध इस प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था। डेट याद रखेंगे, 7 फरवरी थी, 7 फरवरी 1856 में। 1857 के विद्रोह के पश्चात दिल्ली पंजाब को, तराई के क्षेत्र नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र रामपुर के नवाब को, सागर का क्षेत्र मध्य प्रांत को दे दिया गया था। 1857 ईस्वी में उत्तरी भारत की जनता ने
तथा जमींदारों राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह कर दिया। यह एक स्वस्फूर्त विद्रोह था जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। कोलकाता, जो कि तत्कालीन कलकत्ता था, के निकट स्थित बैरकपुर की 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी थे, इन्होंने 21 मार्च 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह कर अपने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। इस घटना के फलस्वरूप मंगल पांडे को 7 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मंगल पांडे की फांसी ने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया, क्योंकि उसने नए आविष्कृत एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों का प्रयोग करते समय इसे मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगाई गई है। अतः सैनिकों में आक्रोश था। यह आक्रोश ही मंगल पांडे की शहादत बन गया था। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध अंग्रेजी अधिकारियों ने 9 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। फलस्वरूप 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के पेंशन याफ्ता वृद्ध सम्राट, मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिए गए थे, उनको अपना शासक घोषित करते हुए उनके नेतृत्व में लामबद्ध हो गए। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिलीजुली समिति जलसा के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुंदेलखंड। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में दोआब क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान किया था। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी के इस महान विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, झांसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों व कस्बों में हो गया था। कानपुर में नाना साहब विद्रोह कर रहे थे। उनके अधीन 10,000 सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली तथा भारत में शांति की स्थापना की गई। 1857 का महान विद्रोह अंततः असफल हो गया था। 1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। सर सैयद अहमद खान ने भी प्रगतिशील आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खान का आंदोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी। कोलकाता अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 सदस्यों को चुना गया था। ये सदस्य थे गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद। मद्रास अधिवेशन 1887 में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था। इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था।
1888 ईस्वी में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध ने सर सैयद अहमद खां को प्रेरित किया था कि वे भी कांग्रेस विरोध को स्वर दें, और वे कांग्रेस विरोधी बन गए थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ईस्वी तक के निम्नलिखित अधिवेशन हुए, आइए देख लेते हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जाजूल ने की थी। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1899 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त थे। 1905 में बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। 1916 में इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने की थी। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। 1935 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1909 ईस्वी में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया था। इसे ही कांग्रेस लीग समझौता कहा गया है। अक्टूबर 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने की थी। इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना हसन मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था। सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैरकानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हजरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कस्बे में, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, सत्याग्रहियों ने जत्थे ने थाने के सिपाहियों, जिनकी कुल संख्या 22 थी, उनको जीवित जला दिया। 1926 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत ने नेशनलिस्ट पार्टी को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई थी। अगस्त 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था। नवंबर 1928 ईस्वी में साइमन आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था और इस विरोध का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सितंबर 1924 ईस्वी में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसंबर 1925 ईस्वी में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924 से 1930 के मध्य किसानों के मध्य जन आंदोलन चल रहा था। इस जन आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे। यह आंदोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों के मध्य सांप्रदायिक एकता बनाए रखना था तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आंदोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे। वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बंदी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे। असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात निराश मध्यम वर्गीय युवाओं ने क्रांतिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारंभ किया। संयुक्त प्रांत में इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों का परिणाम 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना के अभियुक्तों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। रामप्रसाद खत्री, मनमथ नाथ गुप्ता आदि को दीर्घकालीन कारावास का दंड मिला था। काकोरी ट्रेन डकैती केस की अभिव्यक्ति की पैरवी चंद्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपने निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। यही चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के पश्चात मुख्यमंत्री बने थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति चंद्रशेखर आजाद चुने गए थे। एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा बनाया गया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड
पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी का आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के अनन्य सहयोगी के रूप में जुड़े थे। संयुक्त प्रांत में संपूर्णानंद, परिपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। अप्रैल 1934 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने बनारस में एक पर्चा प्रकाशित किया था। इस पर्चे का नाम भारत के लिए एक प्रायोगिक सामाजिक कार्यक्रम था। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों व बैंकों व भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था। प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया था। इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग रखी गई थी। 1937 ईस्वी के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतंत्रता को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल के 1 तथा स्वतंत्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलीक जुमा ने 12 मई 1937 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से भेंट की, परंतु मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई 1937 ईस्वी को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलीक जुमा से लखनऊ में भेंट की, परंतु परिणाम व्यर्थ रहा। संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने सरकार गठित की। इस सरकार ने में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के साथ रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी, पंडित प्यारेलाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहिम सम्मिलित थे। लक्ष्मी नारायण सदस्य सचिव बनाए गए थे। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1929 ईस्वी में एक विस्तृत अधिनियम द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया, कुटीर उद्योगों पर बल दिया। अक्टूबर 1939 में गांधी जी द्वारा आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हुए संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकार के साथ त्यागपत्र दे दिया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौर पर संयुक्त प्रांत के बलिया में 10 अगस्त 1942 को प्रबल जन आंदोलन हो गया, जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिए गए। इस आंदोलन में बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। 22 अगस्त 1942 ईस्वी से बलिया में अंग्रेज सरकार का दमन प्रारंभ हुआ। आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया, हजारों निर्दोष लोगों को बंदी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया। अंततः बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह टेलीग्राम दिया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रांत में स्वतंत्र भारत की प्रथम कांग्रेसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रांत में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में गठन हो गया। तो इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को देखा। इस तरीके से हमारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।